तो चैप्टर 3 स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना। तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जब बात करें तो बहुत सारे एटम के स्ट्रक्चर के थ्योरीज हमारे पास आई हैं। कुछ बेसिक बातें याद रख लो, वो चैप्टर 3 के थ्योरीज सारी उसके अंदर कवर हो जाएंगी। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था वो एक डेमोक्रेटस ने पेश किया था, ग्रीक फिलोसोफर था। तो एक जो है वो ग्रीक फिलोसोफर था जिसका नाम था डेमोक्रेटस ने जो है वो ग्रीक फिलोसोफर ने एक थ्योरी पेश की थी कि दुनिया की तमाम चीज़ें मिलकर बनी है एटोमोस से। एटोमोस के स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम का जो किसी भी मैटर का वो एटोमोस है। और एटोमोस एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है इंडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम। तो उसको ज़माने में तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बाद में एक्सेप्ट किया गया। और सन 1800 में 1800 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जॉन डॉल्टन। तो जॉन डॉल्टन ने क्या किया, इस नज़रिए को एक्सेप्ट किया और उन्होंने जो एटॉमिक मॉडल पेश किया उसका नाम था सॉलिड बॉल मॉडल या बिलियर्ड बॉल मॉडल। बिलियर्ड बॉल मॉडल ऑफ एटम। बिलियर्ड बॉल मॉडल के अंदर उन्होंने बताया था कि एटम का जो शेप है वो इस तरह से सर्कुलर है, लाइक अ बॉल, और वो इंडिविजिबल है, उसके अंदर और कुछ नहीं है, जैसे वो बॉल की तरह है। ठीक है, ये सबसे पहला एटॉमिक मॉडल हमारे पास था और ये इसको उन्होंने इंडिविजिबल किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई एटम के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो थी वो डब्ल्यू क्रूक ने की, और प्रोटॉन को जो डिस्कवरी वो किसने की, गोल्डस्टीन ने की। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हो गए तो ये पता लगा कि ये मॉडल गलत है, क्योंकि एटम इंडिविजिबल नहीं है बल्कि उसको डिवाइड किया जा सकता है। तो फिर सन 1900 में एक नया मॉडल आया हमारे पास और वो मॉडल पेश किया था जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने पेश किया था, उस मॉडल का नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। अब थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल में क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो हर तरफ स्कैटर्ड है, हर तरफ बिखरे हुए हैं। जैसे वाटरमेलन के अंदर तरबूज के बीज बिखरे हुए होते हैं वाटरमेलन के अंदर, वैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हर तरफ बिखरे हुए एटम के अंदर। तो ये कहलाता है थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। अच्छा, ये भी रिजेक्टेड कॉन्सेप्ट था। इसको रिजेक्ट कब किया गया, इसको 1911 में जे थॉमसन के ही स्टूडेंट ने जो है वो रिजेक्ट किया, और उनके स्टूडेंट का नाम क्या था, रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड जो जे थॉमसन के शागिर्द थे, तो उन्होंने अपने टीचर के इस प्लम पुडिंग मॉडल को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से एटम है तो उस पर अल्फा रे स्ट्राइक करेंगे, सर अल्फा रे क्या होना चाहिए, बाउंस बैक हो जाना चाहिए, वापस पलट जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जब अल्फा रे को पास किया, गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट किया, उस गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट की वजह से सारे अल्फा रेस क्या चले गए, सीधे चले गए, मैक्सिमम 99%। तो उसने फिर कहा कि ये मॉडल गलत है। उसने एक नया मॉडल पेश किया जिसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। उसमें उसने ये साबित कर दिया कि एटम के जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो बीच में है, और सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, न्यूक्लियस से बाहर कहीं पर क्या होता है, वो घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट पेश किया किसने में, रदरफोर्ड ने। क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो मौजूद है, न्यूक्लियर मॉडल के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बाहर है। और इलेक्ट्रॉन जब मूव करता रहता है तो वो क्या करता रहता है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी को खारिज करते रहता है, एनर्जी रेडिएट करता रहता है। एंड दिस इज़ द डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। चूँकि कंटिन्यूस एनर्जी एमिशन के बावजूद अगर ये कंटिन्यूस एनर्जी एमिशन करता है, तो जब इसका स्पेक्ट्रा लिया जाता है प्रिज्म के थ्रू, जब इस लाइट को प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो जो इसका स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होता है, तो वो स्पेक्ट्रा कैसा ऑब्टेन होता है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है, जबकि हमें इसमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था। तो ये इसका डिफेक्ट था। तो लाइन स्पेक्ट्रम की एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड नहीं कर पाया। उसके पास एक और मॉडल है 1913 में, वो मॉडल था नील्स बोहर का। नील्स बोहर जो थे वो एक डैनिश फिजिसिस्ट थे, डेनमार्क के रहने वाले थे, और उन्होंने एक नया मॉडल पेश किया जिसको कहा जाता है सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ एटम। तो ये जो स्पेक्ट्रा जनरेट हो रहा था, तो लाइन स्पेक्ट्रम जनरेट हो रहा था। लाइन स्पेक्ट्रम से मुराद ये कि इस तरह से स्पेक्ट्रम आ रहा था, तो उसके अंदर लाइन्स आ रही थी, पतली और मोटी लाइन्स आ रही थी।
इस तरह की, मतलब फ्रिंजेस डार्क और ना मतलब ब्राइट फ्रिंजेस आ रही थी। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, लाइन स्पेक्ट्रम क्यों जनरेट हो रहा है, ये इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो रदरफोर्ड नहीं कर पाए, तो नील्स बोहर ने इसको किया। अच्छा, नील्स बोहर ने मदद ली थी एक और थ्योरी से, जिस थ्योरी का नाम था, कौन सी थ्योरी थी, क्वांटम थ्योरी। और क्वांटम थ्योरी किसने पेश की, एक जर्मन केमिस्ट से, नोबेल प्राइज़ होल्डर है मैक्स प्लैंक। तो मैक्स प्लैंक ने अपनी क्वांटम थ्योरी पेश की और उसी से हेल्प ली नील्स बोहर ने। और नील्स बोहर ने सोलर सिस्टम मॉडल पेश किया, जैसे सोलर सिस्टम के अंदर सूरज बीच में है और तमाम प्लैनेट्स जो हैं वो सूरज के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो उसने ये कहा कि न्यूक्लियस जो है वो बीच में है और न्यूक्लियस के अराउंड तमाम जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलर ऑर्बिट में इस तरह से घूम रहे हैं, गोर ऑर्बिट्स के अंदर इस तरह से घूम रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में, और ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से घूम रहे हैं। और ये हर एक एनर्जी, और इस ऑर्बिट को ना एनर्जी लेवल का नाम दिया E1 E2 इस तरह से, और न्यूक्लियस वही बीच में ही रहा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी इस तरह रेडिएट नहीं करता, जब लोअर से हायर पे जाता है तो अब्जॉर्ब करता है, और जब हायर से लोअर पे आता है तो एनर्जी को रेडिएट करता है। एक्साइटेशन जब होती है तब एनर्जी चेंज आता है। ये नील्स बोहर ने ये बात बताई, सोलर सिस्टम मॉडल इसके अंदर पेश किया, लेकिन इसकी रिजेक्शंस भी हुई, कुछ वजूहात की बिना पर। इसके अंदर डिफेक्ट्स भी था, इसके अंदर डिफेक्ट्स थे इस मॉडल के अंदर। पहला डिफेक्ट था कि ये सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए लगता था, मतलब सिर्फ ऐसे एटम पर अप्लाई होता था जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। तो एटम के पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो उन पे ये फेल हो जाता था बोहर-टोकमर मॉडल। दूसरा ये कि इट डजेंट एक्सप्लेन, ये नहीं एक्सप्लेन करता था दो इफेक्ट को। इट डजेंट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट एंड ज़ीमान इफेक्ट। ये स्टार्क और ज़ीमान इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं किया करता था। ज़ीमान और स्टार्क इफेक्ट किसे कहते हैं, डू यू नो व्हाट आर दीज टू इफेक्ट्स? तो स्टार्क और ज़ीमान इफेक्ट दो साइंटिस्ट के नाम है। स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, दोनों में क्या होता है, स्टार्क इफेक्ट में स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और ज़ीमान इफेक्ट क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक का जैसे ये है ना, ये इसमें जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर लाइन जनरेट हो रहे होते हैं। तो बोहर साहब ने इसको कहा था K की वजह से, ये L की वजह से, ये M की वजह से, ये N की वजह से। लेकिन जब इस पे के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस लाइन स्पेक्ट्रम के सामने लाया जाए, या मैग्नेटिक फील्ड जब इसके सामने लाया जाए, तो सूरत में क्या होता था, ये जो L की लाइन थी ना, ये दो और छोटे छोटे लाइंस में इस तरह से जो है वो ब्रेक हो जाती थी। अब N वाली लाइन जो थी वो तीन छोटे छोटे लाइन में ब्रेक हो जाती थी, इस तरह ये जो है वो चार छोटे छोटे लाइन में ब्रेक हो जाती थी। तो ये चीज़ इसके एक्सप्लेनेशन वो नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों होता है कि एक ब्रॉड लाइन को और छोटे लाइन में ब्रेक हो जाती है। तो वो बाद में जो कॉन्सेप्ट आया कि भाई ये S है, ये SP है, ये SPD है और ये SPDF, चार स्पेक्ट्रल लाइंस, मतलब शेल के अंदर सब शेल्स। तो वो जो स्पेक्ट्रल ब्रॉड लाइंस जो है वो पतली लाइंस में ब्रेक हो रही थी, तो SPDF का कॉन्सेप्ट है, KLMN का कॉन्सेप्ट रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये था कि ये स्टार्क और ज़ीमान इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं किया करता था। और तीसरी चीज़ कि क्या कि ये डेविएट करता था, इट डेविएट्स, ये डेविएट किससे करता था, इट डेविएट्स फ्रॉम हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो क्या कहता था हाइसेनबर्ग क्या कहा करता था, हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइसेनबर्ग एक जर्मन साइंटिस्ट था, नोबेल प्राइज़ होल्डर था। तो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइसेनबर्ग का गैर यकीनी का कानून। हाइसेनबर्ग ने क्या किया था, रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स। उसने सर्कुलर ऑर्बिट्स के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया था कि सर्कुलर ऑर्बिट्स नहीं होते हैं। क्योंकि एक ज़माने पहले मतलब ऐसा हुआ कि इसी दौर में, नील्स बोहर के ही दौर में, एक और साइंटिस्ट मौजूद थे जिनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक नई लॉजिक पेश की थी दुनिया के सामने कि लाइट
जिसको दुनिया समझती थी कि क्या है, वो एक वेव है, तो असल में वेव के साथ वो एक पार्टिकल नेचर भी रखती है। वेव के साथ वो एक पार्टिकल नेचर भी रखती है। तो ये जब आइंस्टाइन ने ये थ्योरी अपनी पेश की, तो एक और साइंटिस्ट है लुइस डी ब्रोगली। लुइस डी ब्रोगली ने यही कॉन्सेप्ट लगा दिया किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। लुइस डी ब्रोगली ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन जिसको बोहर समझता है पार्टिकल, वो भी तो पार्टिकल के साथ वेव दोनों हो सकता है, उसके भी अंदर डुअल नेचर हो सकता है। जब पार्टिकल और वेव जब दोनों हो सकता है तो उसका मतलब इसकी मूवमेंट इस तरह से पॉसिबल नहीं है। गोल गोल दायरे पे वेव कहाँ मूव कर सकता है? आइंस्टाइन ने कहा अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो उसको तो वेव की तरह मूव करना चाहिए, वेव मोशन करना चाहिए ऐसे करके। तो गोल गोल कैसे चक्कर काटेगा, जैसे बोहर कहता है सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर, सोलर सिस्टम मॉडल की तरह। और इसी वजह कर तो इसने एक पूरा कॉन्सेप्ट दिया। तो नील्स बोहर जो होता है तो उसने एक चीज़ कही थी कि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का MVR ये बराबर होता है NH/2 पाई के, H/2 पाई का मल्टीपल होता है। बोहर्स क्वांटाइजेशन इसको हम कहते हैं। तो ये दिस इज़ द मोमेंटम, MV एंड दिस इज़ द पोजिशन, मतलब कहाँ तक जो है वो किस रेडियस पर कितने दूर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसका रेडियस, उसकी पोजीशन। तो ये पोजीशन हो गई, ये इसका मोमेंटम हो गया, और ये बराबर होता है NH/2 पाई के। और 2 पाई रेडियन का मतलब यही हो गया ना सर्किल। 2 पाई रेडियन मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री। उसने बोला ऐसा मुमकिन ही नहीं है, चूँकि सर्किल में तो घूमेगा ही नहीं। तो MV × R इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू NH/2 पाई। मतलब बिल्कुल इक्वल टू तो नहीं हो सकता, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो सकता है। इसलिए हम मोमेंटम और पोजीशन दोनों एक साथ सर्टेनिटी के साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते किसी भी एटम के अंदर। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह कर ये जो कि ये फॉर्मूला ही रिजेक्ट हो गया पूरा का पूरा, तो ये नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल भी पूरा रिजेक्ट हो गया उसकी वजह से। और उसके बाद फाइनल मॉडल आया 1913 के बाद 1926 में आया, और वो पेश किया था एरविन श्रोडिंगर ने। एरविन श्रोडिंगर जो था वो क्या था, ऑस्ट्रियन था, ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट था। उसने एक नया मॉडल पेश किया। इस मॉडल को कहा जाता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिसमें इलेक्ट्रॉन को डुअल नेचर दिया गया। इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल और वेव दोनों समझा गया, और ये समझा गया इलेक्ट्रॉन का जो है ना वो क्या है, डुअल नेचर है, लाइट की तरह, वो पार्टिकल भी है वेव भी है। और इस पर उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड थ्योरी पेश की कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक फिक्स शेल के अंदर नहीं है, बल्कि वो इस पॉइंट में से कहीं पे भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ में से जैसे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इतनी जगहों में से जो डॉट लगाए जा रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से किसी भी एक जगह पर हो सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये ऑर्बिट नहीं था, दिस वन वाज कॉल्ड ऑर्बिटर। तो ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट था ना, ये जो जिसको ये ऑर्बिट कहता था सर्कुलर, तो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट रिजेक्ट होकर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आ गया कि ये हमारे पास s ऑर्बिटल है, जिस पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कहीं पर भी मौजूद होगा। ये क्वांटम मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहलाता है ये, जिसमें इलेक्ट्रॉन को ऐसा पार्टिकल और वेव दोनों तौर पर ट्रीट किया गया। और यही कॉन्सेप्ट एक अरसे तक, लंबे अरसे तक चलता रहा। बाद में फिर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन के अंदर और छोटे छोटे पार्टिकल्स डिस्कवर हुए, और 1974 में एक फाइनल मॉडल आया एटम का। 1974 में एक फाइनल मॉडल आया इलेक्ट्रॉन का या एटम का। तो देख रहे हो ऊपर से काफ़ी 4000 साल की तारीख समझ जो ये है, 4000 ईयर्स में क्या कुछ हुआ एटम की डिस्कवरी के लिहाज से। तो इसको बट टीचर प्रोलॉन्ग करते हैं, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, काफ़ी समराइज़ करके बता रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा दिमाग में अटके ये क्या बात हो रही है। तो 74 में एक आखिरी मॉडल है जिसको हम लोग बोलते हैं वाइनबर्ग सलाम मॉडल। ये कहलाता है वाइनबर्ग सलाम मॉडल। तो वाइनबर्ग सलाम मॉडल, वाइनबर्ग वॉज स्टीवन वाइनबर्ग एंड ही वॉज अ जर्मन, और सलाम इज डॉक्टर अब्दुल सलाम एंड ही वॉज अ पाकिस्तानी फिजिसिस्ट, ठीक है, एंड ही बिलोंग टू झंग इन पंजाब, ठीक है। तो पंजाब के शहर झंग में पैदा हुए अब्दुल सलाम, ठीक है। और जो आप मैं ये नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, जस्ट फील प्राउड ऑफ व्हाट यू आर ड्यू टू दिस पर्सन। इतनी बड़ी हिस्ट्री को ये बंदे ने ख़त्म किया आकर आखिरकार फाइनल, इतने बड़े झगड़े थे, ठीक है। तो हमें पता भी नहीं पाकिस्तानियों को ये कौन था। ही इज़ डॉक्टर अब्दुल सलाम एंड ही वॉज एक्चुअली द नोबेल प्राइज़ होल्डर इन 1974 में नोबेल प्राइज़ इन्हीं को मिला था, ठीक है, फिज़िक्स का।
वाइनबर्ग के साथ मिला था। वाइनबर्ग की वफ़ात तो 2 महीने पहले हुई है, इनकी 90s के दौर में वफ़ात हो चुकी है अब्दुल सलाम की। तो उन्होंने इस मॉडल को पेश किया। इसमें उन्होंने क्या किया, इस मॉडल को पेश करने के लिए उन्होंने GUT पेश की। GUT, व्हाट इज़ GUT? GUT इज़ ग्रैंड, पढ़ा होगा आपने बचपन में कभी, यूनिफिकेशन थ्योरी, पर रट्टा ही मारा होगा। लेकिन GUT ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी पेश की, क्योंकि उस दौर में समझा जाता था कि 4 तरह के फोर्सेस हैं दुनिया में, 4 तरह के फोर्सेस हैं। तो 4 फोर्सेस हैं जो दुनिया में चारों तरफ हैं। द फर्स्ट वन इज़ ग्रेविटी, द सेकंड वन इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, द थर्ड वन इज़ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड द लास्ट वन इज़ वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये थे ना स्टीवन वाइनबर्ग अब्दुल सलाम, उन्होंने कहा कि ये दोनों फोर्सेस एक ही हैं, और इस फोर्स का नाम उन्होंने दिया कि ये असल में क्या है, यूनिफाइड फोर्स है, और इसी को ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहा करता था दुनिया में 4 फोर्सेस हैं, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम ने उस आइंस्टाइन की बात को रिजेक्ट करते हुए, आइंस्टाइन वॉज द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल, लेकिन पाकिस्तान के झंग में पैदा होने वाले, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ जिसके लिटरेसी रेट कुछ नहीं है, जहाँ लोगों को साइंस के नाम पे रटवाया जाता है कि ये याद कर लो वो याद कर लो, उसी पाकिस्तान के एक बंदे ने, मतलब क्या है ना कि ये इंसान पर डिपेंड करता है कि वो क्या पढ़ना चाहता है, वो क्या बनना चाहता है ना। ये किसी स्कूल पर ब्लेम नहीं डाल सकते हैं कि हम फलां जगह रहते हैं तो इसलिए हम नहीं पढ़ सकते हैं, हम आगे नहीं जा सकते। ये बंदा भी पाकिस्तान से उठ करके और दुनिया में नाम रोशन किया, और आइंस्टाइन की बात को गलत साबित किया कि ये 2 फोर्सेस एक ही फोर्स है, यूनिफाइड फोर्स, जिसको आइंस्टाइन ने गलत समझा। ये 2 अलग अलग फोर्सेस नहीं है, और दुनिया इसी पर आज काम करते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च मैंने आपको बताया था कि सर्न के अंदर जो हो रही है, लार्ज हाड्रोजन कोलाइडर में, LHC सर्न, तो वो इसी अब्दुल सलाम की थ्योरी पर हो रही है, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी पर, और जो पार्टिकल एक्सेलरेटर है उसके ऊपर हो रही है।